एवरीवन। नाटा के रिजल्ट्स आउट आउट हो चुके हैं एंड बीआर के एडमिशन्स के लिए काफी ज्यादा भागा दौड़ी चल रहा है, और इस बीच काफी सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और बहुत कंफ्यूज्ड है इस बात को लेके कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एडमिशन प्रोसेसेस कैसे होने वाले हैं, कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करनी चाहिए। इन सारे चीजों का जवाब लेके आ रहे हैं संजय शर्मा जी। ही इज द एडमिशन इंचार्ज इन प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टडीज, नागपुर। और इस कॉलेज से हालांकि मैं भी पास आउट हूँ, और संजय जी को मैं काफी सालों से जानता हूँ। ही हैज बीन लाइक अ वेरी गुड टीचर टू ऑल ऑफ अस, एंड उसी लिए आई थॉट कि आज के दिन वो इस चीज को गाइड करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन रहेंगे, बिकॉज ही हैज द नॉलेज ऑफ एग्जैक्टली हाउ एंड व्हाट शुड बी डन। So, without wasting any more time, let us welcome Sanjay Sharma ji to this show. संजय जी कैसे हैं, सबसे पहले ये बताइए। एकदम बढ़िया अरिंदम, बहुत समय बाद तो पास आउट होने के बाद मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। जी जी फोन जी वगैरह पे हमारी बातचीत होती जी जी रहती है। आप अच्छा जी। काम कर रहे हो। आर्किटेक्चर रिलेटेड आप जो चैनल चला रहे हो, बहुत अच्छा काम है ये। और आज थैंक आपने यू जो सर। एडमिशन ये विषय रखा, एडमिशन ये जो आपने सब्जेक्ट आज का रखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोरोना का जो ये टाइम पीरियड आया है, कोरोना के टाइम पीरियड में सब चीजों की गतिविधि रुक गई है, बिल्कुल सारा कुछ स्टॉप हो गया है। बिल्कुल। जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सबसे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक के, कल तक के यूजीसी का कोई गाइडलाइन इस पर नहीं था। यूजीसी ने कल गाइडलाइन दिया है कि 1 नवंबर से फर्स्ट ईयर की क्लासेस चालू होंगी। जी मगर अभी भी उसमें आर्किटेक्चर को लेकर के थोड़ी शंकाएं हैं कि आर्किटेक्चर के बच्चों की एडमिशन 1 नवंबर तक के हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अभी तक के वो जो संबंधित अथॉरिटीज होती है, वो अथॉरिटीज ने अभी तक कोई अपना नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो प्रोसेस अभी पेंडिंग है। तो अभी ना इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का मेरे पास ये सवाल हो रहा है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होने वाला है, वो कहाँ अप्लाई करे, वो कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर पाएंगे, कॉलेजेस में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। फिर उसके बाद अगर ये नाटा के स्कोर्स जो निकले हुए हैं प्लस उनके 12th के जो स्कोर्स है, इस बेसिस पे किस तरीके से इन स्कोर्स को देखा जाएगा। तो हम इसके बारे में एक एक साथ बात करेंगे। थोड़े देर बाद हम विल टेक अप द क्वेश्चन और एक एक करके बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस का अभी क्या, व्हाट इज द स्टेप्स व्हिच हैज बीन टेकन फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल कॉलेजेस इसको करेंगे या फिर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा, कैसे होगा। ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ही होगा। थोड़ा डिले हो सकता है। अब इसमें एक ट्विस्ट और है कि जैसे आफ्टर 12th बच्चे आर्किटेक्चर के लिए अपीयर होते हैं, एलिजिबल होते हैं आर्किटेक्चर के लिए, उसी तरह डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट भी आर्किटेक्चर एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और अभी तक डिप्लोमा फाइनल ईयर का कोई रिजल्ट आया नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से ये प्रोसेस डिले हो रहा है। शायद, कंफर्म नहीं बोला जा सकता, क्योंकि किसी भी अथॉरिटी की तरफ से अभी तक के इस बारे में कोई गाइडलाइन, कोई इंफॉर्मेशन वगैरह बाहर नहीं आई है अभी तक। जी जी। और अगर बाय चांस मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ये चाहता है कि वो अपने कॉलेजेस को कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा। मान लीजिए वो स्टूडेंट भुवनेश्वर का है और वो चाहता है कि वो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करे, तो इसका सबसे सही तरीका क्या होगा। क्या वो ये देखे कि रैंक वाइज कौन सा कॉलेज सबसे आगे है, उस पे पहले अप्लाई करे और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोशिश करे। और बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो इसके बारे में भी आप कुछ बताइए कि पहले तो हम ये बात करते हैं कि कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। कॉलेजेस सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जितना सीनियर कॉलेज है, पुराना कॉलेज जितना है, क्योंकि आर्किटेक्चर एजुकेशन, अरिंदम आप भी समझते हो, जो कॉलेज की लाइब्रेरी में जो डाटा होता है, जी जो प्रीवियस स्टूडेंट्स का डाटा होता है, उनके थीसिस का जो डाटा होता है, जी वो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में बहुत काम आता है। और वो तुमने भी देखा होगा कि अपनी पढ़ाई के समय पे
कि वो रेफरेंस करके आर्किटेक्चर में बहुत जरूरी होता है। जी। तो कॉलेज पुराना हो, फैकल्टी अच्छी हो, फैकल्टी को देखा जाए कि सीनियर फैकल्टी वहाँ है नहीं है, फैकल्टी वाइज उन कॉलेजेस को देखना चाहिए। और अभी इन सबके साथ साथ रैंकिंग के साथ साथ एक और मैंडेटरी सब हर कॉलेज के लिए आ चुका है कि कॉलेज का एक्रेडिटेशन हुआ है या नहीं। अगर कॉलेज को नैक एक्रेडिटेशन मिल गया है, इसका मतलब उसकी उस कॉलेज की एक कड़ी परीक्षा हो चुकी है, वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो सबको मैंडेटरी हो चुका है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने सभी कॉलेजेस को मैंडेटरी किया है। एक परेशानी ये भी आने वाली है क्योंकि पिछले साल एक स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था कि जो कॉलेज नैक एक्रेडिटेड नहीं होंगे उन कॉलेजेस के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे कॉलेज हो गए हैं, कुछ लोग प्रोसेस में है। अगर नैक एक्रेडिटेशन हुआ है किसी कॉलेज का, ग्रेड चाहे जो हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर नैक का एक्रेडिटेशन अगर हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज की फैकल्टी, उनके पास में रिसोर्स, ये सारी चीजें मौजूद है। थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब के साथ साथ एक चीज और भी देखनी चाहिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हर स्टूडेंट से कि उस कॉलेज में आप विजिट करें। अरिंदम, आपने भी काफी सुना होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस ऑन पेपर ज्यादा दिखाई देते हैं। बिल्कुल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल फिजिकल फैकल्टी, फिजिकल फैकल्टी वगैरह उन कॉलेजेस में बहुत कम होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में हम एक बार विजिट करें, बिल्कुल उस कॉलेज का प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। रही एडमिशन की बात, तो महाराष्ट्र में एडमिशन की एक अथॉरिटी है। महाराष्ट्र का जो हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका एक विंग है एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो कि हर साल एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करता है। आपको महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले ये अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। राइट विदाउट रजिस्ट्रेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन आप किसी भी कैपेसिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। ना आप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना इंस्टीट्यूट लेवल कोटा में आप जा पाओगे, ना अगेंस्ट कैप वैकेंसी नाम का एक कोटा और होता है। जब सारी एडमिशन प्रोसेस हो जाती है तो जिस कॉलेज के पास में सीटें वैकेंट होती है, वो कॉलेज फिर उनके लिए एक सेपरेट राउंड करता है या फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिक सर्विस इस पे आपको एडमिशन देता है। मगर इन सारी एडमिशन के लिए आपको एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वो रजिस्ट्रेशन की अभी तक कोई डेट नहीं आई है। अगर आप मेरा नंबर स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को दे दोगे तो वो डेट कब आएंगी इस बात की इंफॉर्मेशन वो मुझसे कभी भी ले सकते हैं। जैसे ही वो डेट वगैरह आती है, हम लोग भी अपने तरफ से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को अवेयर करने की कोशिश और करते सर हैं। इस चीज के लिए कोई आ, वेबसाइट होता है जिसपे वो रेगुलर विजिट करके भी चेक किया जा सकता है? हाँ 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 हाँ, अच्छा उस पे एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट का नाम है www महासीईटी MAHACET.org। राइट ये राइट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे ये सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। उसमें जाकर के आपको खुद को पहले रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जब अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद में उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे जब तक के तब तक के आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तब उसके बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। और वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अथॉरिटी, एडमिशन रेगुलेशन अथॉरिटी, उसकी एक मेरिट लिस्ट बनाती है। वो मेरिट लिस्ट बच्चों को देखने के लिए उस वेबसाइट पे अवेलेबल होती है।
वो जब मेरिट लिस्ट हम चेक करते हैं तो हमारा नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं है, ये हमको चेक करना जरूरी होता है। वो मेरिट लिस्ट आने के बाद 2 दिन का ग्रीवेंसेस का समय होता है कि अगर बाद में किसी कारण से किसी एक आध डॉक्यूमेंट कम या ज्यादा लगाने से आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तो ग्रीवेंसेस के समय पे वो ठीक किया जा सके। जब ग्रीवेंसेस के समय पे आप अपना जो भी हो, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जब नाम आ जाता है, तब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो करके आप एडमिशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में आ जाते हो। जब आप उस प्रोसेस में आ जाओगे, करीब महाराष्ट्र में 75 के करीब आर्किटेक्चर कॉलेजेस है, तो उन सारे 75 कॉलेजेस जो वो एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी के साथ में एडमिशन प्रोसेस करेंगे, तो उन सारे कॉलेजेस का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना होगा कि मेरा चॉइस नंबर 1 का कॉलेज ये है, चॉइस नंबर 2 का कॉलेज ये है। तो जितने कॉलेजेस की वहाँ लिस्ट है, हम सारे कॉलेजेस को भी अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। हम चाहे तो उसमें कम कॉलेज भी रख सकते हैं, 5 कॉलेज भी रख सकते हैं, 10 कॉलेज भी रख सकते हैं, सिंगल कॉलेज भी रख सकते हैं, हम एक एक कॉलेज भी उसमें रख सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में वो जब आज वो ये प्रोसेस में जब हम जाते हैं, वो वेबसाइट जब ओपन होंगी, मैं सारे स्टूडेंट और पेरेंट इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर वहां पे उस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, वो सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट उस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करें और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि एडमिशन प्रोसेस इसका कहीं अरिंदम कोई कोर्स नहीं होता बिल्कुल। है ना। ये बिल्कुल। तो हम ये तो हम लोगों को भी वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और उसको पढ़ के जो जो भी पेरेंट्स है, स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करता है, हम उसका जवाब देते हैं। तो पेरेंट या स्टूडेंट उसमें उसको अगर अच्छे से पढ़े, तो सारी चीजें उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि उसमें रिजर्वेशन कैसे होते हैं, उसके अंदर में सीट मैट्रिक्स कैसा होता है, ऑल इंडिया कोटा यानी जो बच्चे महाराष्ट्र के बाहर से आएंगे उनके लिए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं अवेलेबल, वो कितनी सीटों के लिए चैलेंज करेंगे, इंटर स्टेट बच्चे उसमें कैसे चेंज सीट को चैलेंज करेंगे, इंटर बच्चे के लिए भी मैट्रिक्स होता है कि आपकी होम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कितनी परसेंट सीटें अवेलेबल है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी हम चैलेंज कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे अभी नागपुर का एक बच्चा है कोई, जिसका एजुकेशन 12 तक के नागपुर में हुआ है, और वो पूना या बॉम्बे का कॉलेज चूज करने के लिए जाता है, तो उस कंडीशन में वो बच्चा वहां पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में जाएगा। तो उस कैटेगरी में उसके लिए कितनी सीटें वहां अवेलेबल है, उसमें ओपन कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, उसमें रिजर्व कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ये सारा अलग अलग प्रकार का सीट मैट्रिक्स होता है। और इन सब की इंफॉर्मेशन वो जो एडमिशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उसकी उसके ब्रोशर में सारी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि इंटर स्टेट जो बच्चे हैं, जैसे महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र में एडमिशन ले रहा है और वो किसी कास्ट रिजर्वेशन में नहीं आता है, वो ओपन कैटेगरी में है, तो 99.9% बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज बहुत है, बड़ी बात मतलब मैं आपको हाँ, अरिंदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, चीज है जो बहुत सारे बहुत बच्चों को इंपॉर्टेंट। नहीं पता है। एंड एक चीज मैं भी अपने एंड से हाँ जोड़ना चाहूंगा इसमें सर, कि जैसे आप इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस तरीके से चल रहा है, ऐसा डेडिकेटेड हाँ प्रोसेसेस हर स्टेट के लिए है। So it is very important for every हाँ parent to get in touch with the at least 1 or 2 colleges and understand these processes from them. कॉलेजेस। And again, हाँ अगर वो चाहे कर्नाटका का हो या वेस्ट बंगाल का हो या फिर वो उड़ीसा का हो या कहीं का भी हो, कि जिस स्टेट में है, उड़ीसा का हो या रेस्पेक्टिव स्टेट के कहीं का कॉलेज भी। से हाँ, हाँ वो जाके कनेक्ट करे, उनसे समझे कि पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा करेक्ट। है, और उस हिसाब से रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स में जाके हाँ, इन फॉर्म्स को और इन इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करें। जैसे कि आपने ऑलरेडी, डाउनलोड करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने कि ऑलरेडी बता दिया है कि महाराष्ट्र के एडमिशन के लिए आपने एक जो वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, एंड टू ऑल पेरेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिस्टर संजय शर्मा का नंबर है, आप वहां उनको कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे अगर इस बारे में और भी डिटेल्स मांगना चाहते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करके,
you can get in further informations about this. He's a superb source for all these informations. So please get in touch with him for all these things. सर और बताइए कि इसमें एक और चीज जो है बच्चे जो जानना चाहते हैं कि क्या कॉलेज का रैंक मैटर करता है, ठीक है, क्या टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलना ही सब कुछ होता है आर्किटेक्चर में, या फिर अपने आप को कॉलेज में एडमिशन ले? बहुत जी बताइए सर। बहुत बार नहीं होता है अरिंदम। जिस समय पे आप प्रियदर्शनी कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय प्रियदर्शनी कॉलेज एक बहुत नया कॉलेज था। बिल्कुल सर। मगर मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट से अरिंदम चौधरी कोई कम आर्किटेक्ट है, या आपके बैचमेट्स जो थे आज वो बिल्कुल सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप हाँ, आपके जो सारे बैचमेट्स है वो बहुत अच्छी जगह पे है। दूसरा एक चीज मैं और कहूंगा अरिंदम, एक हल्के वे में इसको ले कि दूसरे किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल का प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो, चाहे वो और कोई प्रोफेशन हो, उनसे आर्किटेक्चर का प्रोफेशन बहुत डिफरेंट है। आर्किटेक्चर प्रोफेशन में एक स्टेटस होता है, आर्किटेक्चर प्रोफेशन में एक प्रॉस्पेरिटी होती है, आर्किटेक्चर एजुकेशन में हमको अपने मर्जी से काम करने का मौका मिलता है। कौन सा प्रोफेशन होगा कि आप सपना देखो मैं ताजमहल बनाना चाहता हूँ और खर्चा कोई और करे? बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ आर्किटेक्चर में पॉसिबल है। तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर में पॉसिबल है, जिसका सेटिस्फैक्शन भी हमको मिलता है कि नहीं मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, मैंने ये घर बनाया है, मैंने ये शॉपिंग मॉल बनाया है। बहुत अच्छा फील्ड है। मैं खुद प्रोफेशनली आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, एक कंजर्वेशन आर्किटेक्ट है, और आज बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि मैंने काफी समय तक आर्किटेक्चर को प्रोफेशन और एजुकेशन दोनों को देखा था कि ये बहुत अच्छा फील्ड है। अब इसमें आया जाए। अब नए कॉलेज में आते हैं हम, पुराने कॉलेज में जाते हैं हम, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जहां पढ़ रहे हो उस कॉलेज की आपकी फैकल्टी कैसी है। वो फैकल्टी आपसे 5 साल में कितना आपको रगड़ के आपके ऊपर का मैल निकाल करके आपको चमका सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में इसका फर्क पड़ सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में सबको सजेस्ट करूंगा कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट, बड़े जो इंस्टीट्यूट है जिनके नाम आप भी जानते हो, एसपीए हो गया, या और भी जो आईआईटीज में बहुत सारे ब्रांच, हाँ सेप्ट हो गए, आईआईटीज हो गए, इनमें बिल्कुल आर्किटेक्चर के स्टूडेंट जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक अलग तरीके से पॉलिश्ड होता है। और दूसरे किसी भी फील्ड से, जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद में आपको आईआईटी में पीजी में जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, जबकि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट वो बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। ये भी पिछले कई सालों में हमने देखा है कि वो आईआईटी में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं थोड़ी सी मेहनत से। तो ये सारी चीजें हैं। उनके साथ साथ अपन हम जब भी स्कॉलरशिप पे बात कर रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे कि जिनकी ओपन कैटेगरी में भी अगर कोई स्टूडेंट है तो, और उसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख रुपीस तक के है, तो भी उस स्टूडेंट को करीब करीब 50% उसकी ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप मिलती है। महाराष्ट्र में ये है। अब दूसरे स्टेट में क्या है, ये बच्चों को उस स्टेट की अथॉरिटीज के तरफ उनके जो ब्रोशर होंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होंगी, वो पढ़ के जाननी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पास अदर स्टेट का बहुत ज्यादा डाटा वगैरह है नहीं, और मैंने भी कभी उस तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। मुझे ये पता ही नहीं था कि कभी किसी समय पे कोई अरिंदम चौधरी इस सब्जेक्ट पे मेरा इंटरव्यू ले लेगा, वरना मैं भी इसकी पढ़ाई करके बैठा होता। बिल्कुल नहीं, पर ये चीज मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स काफी हद तक आके यूट्यूब में वीडियोस में खोजने का कोशिश करते हैं, बट आई वुड से दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. Don't try to find out these informations from YouTube or any place like this, because if you really want to find out these informations, आपको respective colleges के साथ जाके बात करनी चाहिए, अपने स्टेट के बॉडीज के साथ बात करनी चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको डाउनलोड कीजिए, प्रॉपर्ली 3-4 बार उनको पढ़िए, तब जाके आपको इसका क्लैरिटी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा आपको। आप चाहे जितना भी वीडियोस देख ले यूट्यूब में, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाले क्राइटेरिया से।
अरिंदम, होता यही है कि पेरेंट और स्टूडेंट जहाँ एडमिशन लेने होती है वहां पे सबसे लास्ट में जाता है। या तो वो इंटरनेट पर सर्च करता होता है, या कोई प्राइवेट जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह होती है जहाँ पे वो लोग ट्यूशन के लिए तैयारी करते हैं, वो लोग उनको गाइड करते हैं। मगर होना ये चाहिए कि वो अगर बच्चा उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में अगर जाएगा तो उस कॉलेज में सारी इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल और बहुत आसानी से वो इंफॉर्मेशन उनको कॉलेजेस में मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से एक संजय शर्मा हर कॉलेज में बैठे होते हैं कि बिल्कुल किसी भी कॉलेज में आप जाइए, वहां पे कोई ना कोई आपको 100% गाइड करेगा। और वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कुछ बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशंस थे जो आपने बहुत क्लैरिटी के साथ आगे पहुंचाया है। एंड आई एम श्योर जितने भी आज के डेट में स्टूडेंट्स है जो एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं अभी आगे फ्यूचर कॉलेजेस के लिए, इनको बहुत काम आएगा ये इन्फॉर्मेशंस। प्लस रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन देख रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आई थिंक ये वीडियो आपका काफी क्लैरिटी बना दिया होगा के दिमाग में कि एटलीस्ट एडमिशन प्रोसेसेस कैसे होने वाला है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, वहां के एडमिशन प्रोसेसेस में आप पार्ट लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक आध कॉलेजेस में जाइए, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, कौन से बॉडी से आपको कौन से फॉर्म्स को डाउनलोड करके, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके उनको पढ़ना है, उसका भी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। एंड संजय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए यहाँ पे। एक बहुत अच्छा आपने सबके दिमाग को खोलने के लिए, एडमिशन प्रोसेसेस को समझाने में बहुत हेल्प किया सबको। एंड टू ऑल दी पेरेंट्स, टू ऑल दी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी और क्लैरिटी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में संजय सर का ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, प्लीज इनके साथ कनेक्ट कीजिए। एंड ही विल आंसर टू ऑल योर क्वेरीज एंड हेल्प यू आउट विद द एडमिशन प्रोसेसेस वेरेवर यू आर। उनके उनके लेवल पे जो भी होगा वो करेंगे। आपको कोई और क्वेश्चन का आंसर देना थैंक है तो इस वीडियो के भी कमेंट में आप डाल सकते हैं। कमेंट कीजिए जो भी आपका सवाल है, हम दोनों मिलके आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू बिल्कुल, सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद।